नमस्कार दोस्तों, मैं सहल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सहल लॉ एकेडमी में। दोस्तों, पिछला जो लेक्चर था हमारा वो 32 तक कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो धारा 33 है, कार्य और लोप, एक्ट और ओमेशन। एक्ट और ओमेशन हम पिछले लेक्चर में भी एक बार बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर बता दिया जाता है। एक्ट का ये मतलब होता है कोई कार्य किया हुआ, कोई कारक होता है। लोप का मतलब ये होता है जो कार्य दिया गया है उसका लोप कर दिया जाता है, उसको लोप कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। एक जेल का जेलर है, जेल का जैसे हमारे प्रयागराज का नैनी जेल है, सेंट्रल जेल है, उसके एक जेलर साहब हैं। जेलर साहब वहीं पे कैदी बंद है। जेलर साहब क्या करते हैं, कैदी को डेली प्रतिदिन एक डंडा मारते हैं, एक डंडा मार रहे हैं। ये कार्य कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और लोप क्या होता है, जो जेलर साहब का काम है कि कैदी को भोजन दें, पानी दें। अब क्या करते हैं, जेलर साहब कैदी को 2 दिन तक या 3 दिन तक भोजन या पानी नहीं देते हैं, तो जो काम उनको दिया गया है वो उसका लोप कर दे रहे हैं, उसका लोप कर दिए हैं। इसलिए कहा जाएगा कि अगर जेलर साहब डेली एक डंडा मारते हैं और 2 दिन तक भोजन और पानी नहीं देते, तो कार्य और लोप दोनों किया है, एक्ट और ओमेशन दोनों किए हैं। एक और उदाहरण लेते हैं ट्रेन का। ये रेलवे का एक फाटक है, रेलवे का फाटक है, यहीं पे एक ऑफिस होता है। एक ट्रेन आ रही है, इसी लाइन पे ट्रेन आ रही है, तो गेटमैन क्या करते हैं, अगर यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। जो गेटमैन है उनका काम यह है, जब भी ट्रेन आ रही हो तो क्या कर दें, वो गेट को बंद कर दें, इस वाले गेट को बंद कर दें, ताकि इधर की गाड़ियाँ उधर न जाने पाए, उधर की गाड़ियाँ इधर न जाने पाए। जब गाड़ी चली जाएगी तब इसको खोल देंगे। लेकिन जब ये क्या करते हैं कि गेट खुला ही छोड़ देते हैं, गेट खुला ही छोड़ दे रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, गाड़ी चली जा रही है और ये बंद नहीं करते हैं, तो ये लोप कर दिए हैं। ठीक है, ये लोप कर दिए हैं। और लोप और समझिए, एक एम्बुलेंस है, रास्ते से जा रही है, एक एम्बुलेंस है रास्ते से जा रही है, और वहीं पे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, चोट लगी हुई है उसको, और ये रास्ते से चले जा रहे हैं, उसको इग्नोर करते हुए चले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ओमेशन कर दिया, लोप कर दिया, कोई एक्ट नहीं किया, और यही गिरा हुआ है और उसको टक्कर मार के फिर भाग जाते हैं, उसको टक्कर मार के फिर भाग जाते हैं। तो उन्होंने एक्ट और ओमेशन दोनों कर दिया, यहाँ पे एक्ट और ओमेशन यहाँ पे दोनों हो जा रहा है। दूसरा जो सेक्शन है वो धारा 34 है, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य कार्य। धारा 34 को पढ़ने के लिए हमें आईपीसी के सेक्शन 149 पढ़ना पड़ेगा, 149 पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ ही पढ़ा जाता है, 34 के साथ ही 149 भी पढ़ा जाता है। सामान्य आशय का मतलब ये होता है कि जो दो लोग एक केस आता है, बहुत ही लीडिंग केस है, बरेंद्र कुमार घोष का, बरेंद्र कुमार घोष का वर्सेस एम्परर। इसमें एक पोस्ट ऑफिस है, एक पोस्ट ऑफिस है, जैसे आजकल बैंक होते हैं वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी पैसों का लेन देन होता था और आज भी होता है। जैसे आज बैंकें करती हैं वैसे ही पोस्ट ऑफिस भी करते हैं।
जो लोग नए हैं वो नहीं जानते होंगे तो उनको बता देना चाहता हूँ कि ये पोस्ट ऑफिस ही पहले पैसे का लेन देन करते थे, बाद में बैंक आई। तो यहाँ पे 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, यहाँ पे 3 लोग आते हैं। एक यहीं पे खड़ा रहता है, इसी का नाम है बरेंद्र कुमार घोष, और ये दोनों जो है गेट से अंदर चले जाते हैं। यहीं पे एक पोस्ट मास्टर साहब बैठे हुए थे, ये पैसे गिन रहे थे, पैसे गिन रहे थे। ये दोनों लोग यहाँ पहुँचे और इनसे पैसों का बैग जो है मांगने लगे। उसने देने से मना कर दिया। इसी में से एक ने इनको गोली मार दी और यहीं पीछे के दरवाजे से ये भाग गए। जब पता चला बरेंद्र कुमार घोष को कि ये लोग गोली मार दिए हैं तो वो भी भागने लगा। पब्लिक इसको दौड़ा ली और दौड़ाने के बाद 2-4 राउंड ये फायर भी किया था, इसको पकड़ लिया गया। इसी का कोर्ट में ट्रायल हुआ, इसी का कोर्ट में ट्रायल होता है। तो ये जब कोर्ट में लाया गया तो इसने बताया कि हमको जबरन पकड़ के ये लोग ले आए थे, हमको जबरन पकड़ के ये लोग ले आए थे और हमको मजबूर किए थे कि हमारे साथ चलो नहीं तो मार देंगे। तो एक जज साहब थे, उन्होंने पूछा कि जब ये दोनों अंदर चले गए, जब ये दोनों जो है वो अंदर चले गए, मान लेते हैं कि तुमको क्या किया गया, डरा के धमका के ले आया गया था। अगर ये जब दोनों अंदर चले गए थे तब वहाँ क्यों खड़े थे, क्या लेने के लिए वहाँ पे क्यों खड़े थे? क्या वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था कि जो खड़े थे प्रसाद लेने के लिए? तो जज ने बताया कि जो व्यक्ति खड़े रहते हैं, मात्र खड़े रहते हैं, वह भी उसी दंड के भागी होंगे जो ये लोग किए हैं। ये दोनों कभी नहीं पकड़े गए, ये भाग गए। बरेंद्र कुमार घोष ही पकड़ा गया, उसी को सजा मिला। तो कॉमन इंटेंशन का ये मतलब ये है कि जब तीनों ये आए थे, तीनों जब ये आए थे तो मस्तिष्क का पूर्व मिलन था, पहले से ही प्लानिंग करके आए थे। कॉमन इंटेंशन था इनका कि हम चलेंगे डाकघर में डाका डालेंगे, पोस्ट ऑफिस में डाका डाल देंगे। डाका नहीं, वैसे इसको लूट कहेंगे। डकैती और लूट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, सिर्फ व्यक्तियों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति अगर 4 तक हैं, एक से लेके 4 तक है तो ये लूट हो जाएगा। जैसे ही संख्या 5 बढ़ती है तो ये डकैती हो जाएगी। संख्या जैसे ही 5 बढ़ेगी यही लूट के किस में बदल जाएगा, डकैती में बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ अगर 3 लोग ना आके यहाँ पे 5 लोग आते तो ये लोग क्या डालते, लूट ना होता, ये डकैती हो जाती। सिर्फ और सिर्फ संख्या पे अंतर होता है लूट और डकैती में। संख्या अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो डकैती हो जाएगा, अगर संख्या अगर 4 तक है तो लूट ही रहेगा वो। मस्तिष्क अगर पूर्व मिलन है, दिमाग का पूर्व मिलन है, अगर पहले से ही प्लानिंग करके आए हैं तो ये माना जाएगा कि इनका जो है कॉमन इंटेंशन था, सामान्य आशय था। ये लोग प्लानिंग करके आए थे कि हम लोग लूट करेंगे। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई कार्य कर देते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट है, कोई काम कर देते हैं। आईपीसी सेक्शन 149 पढ़ने से पहले हम लोगों को 141 पढ़ना पड़ेगा। विध विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। इसमें ये बताया गया है कि 5 लोग, 5 या 5 से अधिक लोग कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, शांतिपूर्वक, पीसफुल, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। संविधान में भी बताया गया है। जब संविधान की क्लास चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लास चलेगी तो पूरा डिटेल से बताया जाएगा। इसमें बताया गया है अगर 5 या 5 से अधिक लोग विध विरुद्ध जमाव करते हैं, विध विरुद्ध जमाव कर देते हैं। मान लीजिए एक पार्क है, यहीं पे 5 लोग बैठे हुए हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और ये पांचों क्या करते हैं, विध विरुद्ध जमाव कर देते हैं। विध विरुद्ध क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे आप बैठते हैं धरने के लिए या कहीं भी बैठते हैं तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ता है। इन्होंने परमिशन नहीं लिया।
क्या ले गया? सरकार इनको मना कर रही है कि आप मत बैठिए, मना कर रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मना कर रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करिए। ये तब भी नहीं मान रहे हैं, ये वहीं पे बैठ आ रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो इन्होंने क्या कर दिया है, विध विरुद्ध जमाव कर दिया है। 5 या 5 से अधिक लोग विध विरुद्ध जमाव कर देते हैं। यही 5 या 5 से अधिक लोग मिलके कोई काम कर देते हैं, कोई एक्ट कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि इन्होंने कोई कार्य कर दिया है। ये विध विरुद्ध जमाव हो गया, अनलॉफुल असेंबली हो गया। ऐसे ही एक 4 लोग हैं, उदाहरण से समझते हैं हम। 4 लोग हैं, 4 लोग किसी दुकान पे जाके चाय पी रहे हैं, किसी दुकान पे जाके चाय पी रहे हैं, और तब से एक और दोस्त आ जाता है, यहीं पे आ जाता है, वो भी चाय पीने लगा। चाय पीना कोई ऑफेंस नहीं है। और ये चारों बात करते हैं आपस में कि क्या किया जाए, सामने वाले घर पे कब्जा कर लिया जाए, सामने वाला जो घर है उस पे कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि ये कहता है ये घर मेरा था, लेकिन इस व्यक्ति ने उस पे कब्जा कर लिया है। अब क्या करते हैं, चलिए हम लोग मिलके क्या करते हैं, इस घर पे कब्जा कर लेते हैं। अगर किसी ने आपका घर या संपत्ति कब्जे में ले ली है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आप पुलिस के पास जाएंगे, केस दाखिल करेंगे, ठीक है, लेकिन आप कानून को अपने हाथों में नहीं लेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आप भी दंडनीय होंगे। ऐसा काम नहीं करना है किसी को। तो ये चारों जो है सहमत हो गए, हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। और ये भी आया है, इससे पूछा जाए तुम क्या कह रहे हो, ये कहता है ना तो हाँ ही बोल रहा है, ना तो ना ही बोल रहा है। ये चारों चल देते हैं, इससे कहते हैं कि चलो, तो ये पांचों जो है, पांचों चल देते हैं, और इसमें से 2 लोगों ने इसको मार दिया, और ये सब यहीं पे खड़े हैं, इसको मार दिया है, ग्रेवियस हार्ट कर दिया है, घोर उपहाति कर दी है, इसको मार रहे हैं और मार दिए हैं, उसका हाथ पैर तोड़ दिए हैं मार के। अब क्या होता है कि भले ही ये दोनों ऑफेंस किए हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों उसी दंड के भागी होंगे जिसके ये दोनों होंगे। इसके अगर दोनों मारे हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि 3 नहीं मारे थे। इसी में बता दिया गया बरेंद्र कुमार घोष वाले में कि जो लोग खड़े रहते हैं वो भी उसी दंड के भागी होंगे। आईपीसी के सेक्शन 34 और 149 में अंतर बताया गया है महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में। महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में ये बताया गया है कि आईपीसी के सेक्शन 34 और 149 में अंतर बताया गया है। 149 में अंतर बताया गया है, इसी केस में अंतर बताया गया। अगली जो धारा है वो धारा 35, 36, 37 और 38, ये आज तक कहीं भी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये एक्ट और ओमेशन से संबंधित ही चीज़ें हैं, एक्ट और ओमेशन से संबंधित ही चीज़ें हैं, आज तक ये पूछा नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। अगला जो सेक्शन है वो धारा 39 है। 39 है स्वेच्छा। स्वेच्छा क्या होता है? स्वेच्छा क्या होता है? स्वेच्छा में व्यक्ति अपनी जानते हुए भी नहीं, व्यक्ति को यह पता नहीं है कि अपराध हमसे हो गया। एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है, एक बड़े से नगर में, मान लीजिए प्रयागराज में ही, एक जाता है और लूट करने के इरादे से वहीं पे एक घर है, वहीं पे एक घर है, उस घर में क्या करता है, आग लगा देता है। जैसे ही पहले के जो डाकू वगैरह थे वो क्या करते थे, एक घर में आग लगा देते थे और लोग अपने घरों से निकल के उस आग को बुझाने के लिए जाते थे,
तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे लूट कर लेते थे और घरों में लूट कर लेते थे, यही होता था। तो इसने भी ऐसा ही किया कि एक घर में आग लगा दिया अपने लूट को सफल बनाने के लिए। लूट को सफल बनाने के लिए एक घर में आग लगा दिया, सभी घरों से लोग बाहर निकल आए और क्या करने के लिए, आग बुझाने के लिए। एक व्यक्ति उसी में मर गया, एक व्यक्ति जो है उसी में मर गया। ये रात में आए और एक घर में आग लगा दिए, एक शहर में आए और एक घर में आग लगा दिए। अब यहाँ पे एक व्यक्ति यहीं पे सो रहा था अंदर, एक व्यक्ति यहीं अंदर सो रहा था। अब इनको पता हो या ना हो कि व्यक्ति अंदर सो रहा है कि नहीं सो रहा है, अगर ये आग लगा दिए हैं और व्यक्ति मर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी, इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी। रात के इस वक्त सोते समय अगर घर में आग लगा दे रहे हैं तो ये इनको तो इतना तो ज्ञान है कि अगर हम घर में आग लगा रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति अगर होगा तो वो जल भी सकता है, तो जल भी सकता है। इसीलिए कहा जाएगा, इनको पता हो या ना पता हो, ये कहा जाएगा कि इन्होंने स्वेच्छा इसकी मृत्यु कर दी, अनजाने में ही सही, लेकिन क्या कर दिया, इसको जानबूझ के मार दिया गया, ये मान लिया जाएगा। अगला जो सेक्शन है वो धारा 40 है। धारा 40 के साथ हम लोगों को सीआरपीसी की धारा 2N पढ़ना पड़ेगा। 2N सीआरपीसी की धारा 2N पढ़ना पड़ेगा 40 के साथ। धारा 40 सिर्फ स्पष्ट करती है, ये स्पष्टीकरण है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को। और सीआरपीसी की धारा 2N जो है ये अपराध की परिभाषा बताती है, अपराध की परिभाषा बताती है। अगर दोनों में, एक बार बिहार में एक क्वेश्चन आ गया था कि अपराध क्या होता है, उसमें लिखा हुआ था अपराध, उसमें लिखा था आईपीसी की धारा 40, सीआरपीसी की धारा 2N, सीआरपीसी की धारा 50, उपरोक्त कोई नहीं। तो कुछ लोगों ने क्या काम कर दिया कि आईपीसी की धारा 40 करके चले आए, आईपीसी की धारा 40 करके चले आए। अगर इन दोनों में से चुनना हुआ तो सीआरपीसी की धारा 2N को चुनेंगे। अगर कहीं दोनों आ जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कहीं दोनों आ जाता है तो दोनों सही होगा, क्योंकि आयोग ने दोनों को सही माना हुआ है, आयोग ने दोनों को सही माना है। लेकिन अगर दोनों में अगर चुनना है तो सीआरपीसी की धारा 2N को चुनेंगे। अपराध उसे माना जाएगा जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो स्पेशल लॉ यानी विशेष विधि के तहत अपराध हो, या स्थानीय विधि या लोकल विधि के तहत अपराध हो। ये तीनों जो है वो अपराध में शामिल माने जाएंगे, चाहे स्पेशल लॉ हो या लोकल लॉ हो या आईपीसी के तहत हो, और ये तीनों अपराध माने जाएंगे। अगला जो सेक्शन है वो धारा 41 है, विशेष विधि या स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ में ये होता है किसी वर्ग के लिए या किसी विशेष चीज़ के लिए एक अलग से कानून बना दिया जाता है। जैसे SC/ST एक्ट बनाया गया है, बालकों के लिए पास्को एक्ट बनाया गया है, महिलाओं के लिए वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ये सब स्पेशली तौर पे ये सब स्पेशल लॉ हैं, यानी विशेष विधि है, ये सब विशेष विधि आते हैं। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 42 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि का मतलब ये होता है कि लोकल लॉ, जो लोकल लॉ होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए कोई कानून बन गया है, भू राजस्व संहिता, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होगा, पूरे देश में लागू नहीं होगा। ये कैसा लॉ हो गया, ये लोकल लॉ हो गया। अगली जो धारा है वो धारा 43 है, इलाहाबाद में इसको
43 भी बोलते हैं। इसमें अवैध शब्द को बताया गया है। अवैध में क्या आएगा, जैसे कि हम पिछले बता चुके हैं, अपराध में अगर आईपीसी में 40, सीआरपीसी में 2N, ये भी अपराध माने जाएंगे। अपराध में ये भी माने जाएंगे। अवैध में अपराध अगर होता है तो ये माने जाएंगे। दूसरा जो है अवैध में विधिक रोग। विधिक रोग का मतलब ये है कि 141, अभी हम बताए थे 141 आईपीसी की धारा 141, विध विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। अगर जहाँ पे रोक दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे सभा नहीं करनी है, तो अगर जब भी लोग नहीं मानते हैं, सभा करते हैं, अनलॉफुल करते हैं, तो जब भी इनको रोक देती है कि आप ऐसा काम मत करिए, अगर ये लोग करते हैं तो ये भी इसी में अवैध में माना जाएगा। तीसरा जो है सिविल कार्यवाही का आधार है। सिविल कार्यवाही का आधार ये मतलब है कि सीआरपीसी की धारा 125 ये मेंटेनेंस से संबंधित है, भरण पोषण से संबंधित है। अगर कोई पति और पत्नी, कोई पति है और पत्नी है, पत्नी जो है वो अलग रह रही है पति से, तो पत्नी जो है पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। एक केस लाकर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है कि हमको पति से मुआवजा दिलाया जाए। तो ये भी सिविल कार्यवाही का आधार हो सकता है। ये तीनों इसमें शामिल माने जाएंगे अवैध में। अगली जो धारा है वो धारा 44, इसमें क्षति को बताया गया है। क्षति, इंजरी। क्षति या इंजरी क्या होती है? क्षति जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है वैध, दूसरी होती है अवैध। वैध क्षति में आईपीसी की धारा 76 से लेके 106 तक की बातें आएंगी। ये आईपीसी के एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। ये आईपीसी के अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। इसमें यह बताया गया, इसमें क्षति तो होती है, इसमें इंजरी तो होती है, लेकिन ये वैध है, ये वैध है, इसमें क्षमा कर दिया। ये आईपीसी के अपवाद होते हैं। जैसे धारा 78 बताती है इसी जल्लाद को बचाओ। कोई जल्लाद है वो न्यायालय के आदेश के बाद किसी कैदी को फांसी पे लटका देता है, किसी कैदी को फांसी पे लटका देता है, तो जल्लाद को इसमें बचाव मिल जाएगा। ये क्षति तो कर रहा है, शरीर की क्षति तो कर रहा है, लेकिन ये कैसी क्षति है? वैध क्षति है। एक और देखते हैं आईपीसी की धारा 100, इसमें 7 प्रकार के बताए गए हैं कि अगर 7 प्रकार के जो ऑफेंस हैं, 7 प्रकार के जो अपराध हैं, अगर कोई करता है और इसमें उस अपराध को करते वक्त अगर जो ऑफेंस कर रहा है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये किसी के ऊपर ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं, जैसे हमला है, ऐसा हमला जो मृत्यु कारित करता हो और रेप वगैरह चीज़ें हैं, इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जो व्यक्ति है ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है और ये अपने सेल्फ डिफेंस में अगर इस व्यक्ति को मार देता है, अगर इसको लगता है कि हम अगर इसको नहीं मारेंगे तो ये हमको मार देगा, तो सेल्फ डिफेंस में अगर मार देता है तो आईपीसी की धारा 100 में बच जाएगा। इसमें भी तो लॉस तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? ये वैध क्षति है, ये वैध क्षति है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आईपीसी की ही धारा 82 का 82 का। इसमें यह बताया गया है 7 साल से कम का बालक, जो 7 साल से कम का बालक है, अगर कोई भी ऑफेंस कर देता है, कोई भी अपराध कर देता है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि बालक जो है वो नासमझ था, नादान था। अगर उससे किसी की हत्या भी कर दी जाती है, उसके द्वारा किसी की हत्या भी कर दी गई, तो ये मान लिया जाएगा कि बालक निर्दोष है, उसको ज्ञान नहीं था, उसको ज्ञान नहीं था। ये अकाढ़ तर्क है, कोई भी तर्क इस पे काम नहीं आएगा। अगर आप कहेंगे कि बच्चा जो है 5 साल में बड़े बड़े कारनामे कर देता था, तो ये भी मान्य नहीं है, ये भी माना नहीं जाएगा। ये माना ही जाएगा कि बच्चा 7 साल का है तो
अगर कोई ऑफेंस कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। बच्चा अभी नासमझ है, वो भी ऑफेंस को जान नहीं रहा है, अपराध को जान नहीं रहा है। अवैध जो क्षति होती है वो 4 तरह के क्षति होती है। अवैध क्षति में पहली क्षति जो आएगी वो शरीर की क्षति होगी। आईपीसी की धारा 299 से 377 तक ये आएगी। दूसरी चीज़ें जो है संपत्ति को क्षति, संपत्ति की क्षति, संपत्ति की किसी की प्रॉपर्टी छीन लेना, किसी की संपत्ति ले लेना, ये आईपीसी की धारा 378 से लेके 462 तक की बातें आएंगी। इसमें ये बताया जाएगा, डिटेल में चलेगा। ख्याति, ख्याति का मतलब ये होता है कि मान सम्मान, मान सम्मान की क्षति। मान सम्मान में आईपीसी की धारा 499 से लेके 502 तक में मान हानि आएगा। इसमें क्या होता है? मान हानि होता है, मान हानि होता है। व्यक्ति किसी, कहा भी जाता है कि शरीर चला गया तो ठीक कर लेंगे दवा दारू से। दारू से नहीं भाई, दारू शब्द वापस लिया जाता है तो दवा से ही, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि दारू का प्रचार कर रहे हैं, तो दारू शब्द वापस लिया जाता है, सिर्फ दवा से ही ठीक की जा सकती है। संपत्ति चला गया तो संपत्ति भी दोबारा आ जाएगी। और ये कहा जाता है अगर मान सम्मान अगर चला गया तो दोबारा नहीं आता। तो इसीलिए आईपीसी की धारा 499 से लेके 502 तक में मान हानि को बताया गया है। चौथा जो है मन, मन की क्षति। मन पर क्षति 4 तरह से होती है। मन पर क्षति 4 तरह से होती है। पहली जो क्षति है वो अश्लील चीज़ें दिखाए। अगर अश्लील चीज़ कोई देखता है तो वो डायरेक्ट मन पे इफेक्ट करता है, मन को प्रभावित करता है। दूसरी जो बातें हैं धर्म संबंधित, आजकल ये बहुत चलन में है, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अगर मंदिर है तो गाय का मांस फेंक दीजिए, मस्जिद है तो सूअर का मांस फेंक दीजिए। और इसी में भी आए दिन आतंकवादी भी आते हैं। आतंकवादी ये कहते हैं, जैसे पाकिस्तान है हमारे बगल का देश पाकिस्तान है, वो कहता है हमारे भारत देश में भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं और ये कहते हैं कि जाओ भारत में अटैक करो, अगर मर गए तो हम क्या दे देंगे, पाकिस्तान में शहीद का दर्जा दे देंगे। मर जाते हो तो क्या मिल जाएगा, नूर मिल जाते हैं। अब भाई अब नूर मिलते हैं नहीं मिलते हैं चीज़ें वो तो ऊपर जाके ही पता चलता है, तो वहाँ पे नूर मिल जाएंगे। और हिंदू में क्या कहते हैं कि कहाँ चले जाएंगे, ऐसा काम करेंगे कहाँ चले जाएंगे, सीधा शरीर सहित स्वर्ग पहुँच जाएंगे। तो स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, जो कुछ है वो यहीं पे है। तीसरा जो है विवाह संबंधित जितने भी अपराध होते हैं वो डायरेक्ट मन को इफ़ेक्ट करते हैं। अगला जो है धमकी, अगर कोई धमकी देता है तो वो भी धमकी जो है मन पे इफ़ेक्ट करता है कि ऐसा मारेंगे कि 20 दिन तक उठ नहीं पाओगे, ग्रेवियस हार्ट कर देंगे। तो ये भी जो है मन को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। अगला जो सेक्शन है 45 इसमें जीवन को बताया गया है कि जीवन का मतलब ये है कि मनुष्य का जीवन, किसी एनिमल का नहीं, मनुष्य का जीवन। अगला 46 में मृत्यु को बताया गया है। मृत्यु का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु, किसी जीव जंतु की मृत्यु नहीं, किसी व्यक्ति की मृत्यु, डेथ। 47 जीव जंतु में ये बताया गया है कि मनुष्य से भिन्न जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो जीव जंतु माने जाएंगे। 48 इसमें जलयान बताया गया है। जलयान का मतलब ये है कि जो पानी में चलने वाले जो भी जहाज वगैरह हैं वो जलयान में आएंगे। 49 में वर्ष मास बताया गया है। वर्ष मास में ये बताया गया है कि जैसे शक, सावन
आदि नहीं चलेगा। हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार ग्रेगोरियल कैलेंडर चलता है, जो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ग्रेगोरियल कैलेंडर के अनुसार ही डेट वगैरह देखते हैं।